हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के आज के सेशन में। और आज है 18 जून। तो चलिए हम लोग कवर करते हैं 17 और 18 जून का करंट अफेयर MCQ। जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और स्लोवाकिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए कितने महत्वपूर्ण समझौतों और ज्ञापनों यानी एग्रीमेंट्स एंड MOUs पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो श्रम, प्रवासन, रक्षा और डिजिटल टेक्नोलॉजी से जैसे क्षेत्रों को कवर करते हैं। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की स्लोवाकिया और फ्रांस की जो दौरा होता है, उसमें भारत और स्लोवाकिया के बीच में अपने जो बायलैटरल रिलेशनशिप है उसको मजबूत करने के लिए 11 प्रमुख समझौते और ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो मुख्य रूप से ये प्रवासन, रक्षा और डिजिटल टेक्नोलॉजी के संबंध में हैं। इसका आंसर 11 हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम पत्रिका द्वारा जारी 2026 की दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली खेल हस्तियों की सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों, टाइम मैगजीन के द्वारा जो 100 सबसे प्रभावशाली खेल हस्तियां हैं उनकी एक सूची जारी की गई है, जिसमें भारत की एकमात्र खिलाड़ी हैं स्मृति मंधाना। भारतीय क्रिकेटर हैं स्मृति मंधाना, अभी वाइस कैप्टन भी हैं। तो स्मृति मंधाना हो जाएगा दोस्तों, स्मृति मंधाना। देखते हैं डिटेल से। ये भारत की महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान हैं और सलामी बल्लेबाज ओपनिंग करती हैं, और टाइम पत्रिका द्वारा इन्हें 100 सबसे प्रभावशाली खेल हस्तियों में शामिल किया गया है। और इस साल इस सूची में दोस्तों मंधाना को जो बास्केटबॉल के दिग्गज लेब्रॉन जेम्स हैं, फुटबॉल के महान खिलाड़ी लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के, और टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज और दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट कप्तान टेम्बा बाबूमा जैसे जो खेल हस्तियां हैं, उनके साथ इनको सूची में जगह मिली है। और टाइम पत्रिका ने उन्हें क्रिस्टियानो रोनाल्डो और एलिंग हार्लैंड जैसे दिग्गजों के साथ में टाइटन्स की श्रेणी में रखा है। दोस्तों, हाल फिलहाल 2026 में इनका प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा है, और ये इन्होंने RCB को, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को IPL का खिताब भी जितवाया है, और जो ODI का विश्व कप था उसमें भी इनका प्रदर्शन बहुत शानदार रहा है, जिससे जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम है ODI का वनडे विश्व कप खिताब भी जीता था। तो इन सब चीज़ों की वजह से इनको जो 100 प्रभावशाली खेल हस्तियों में शामिल किया गया है। अगला है दोस्तों, फ्रांस के यूनेस्को मुख्यालय में घोषित प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सेल्स सूची 2026 में दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में भारत के किन 2 हवाई अड्डों को शामिल किया गया है? तो दोस्तों, फ्रांस के यूनेस्को मुख्यालय में घोषित प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सेल्स जो 2026 सूची जारी की गई, उसमें भारत के 2 हवाई अड्डों को शामिल किया गया है सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों के रूप में। और ये है नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी का, इन दोनों को शामिल किया गया है। अगला है, हाल ही में सरकार द्वारा भारत के मुद्रास्फीति मापन ढांचे में संशोधन करते हुए थोक मूल्य सूचकांक श्रृंखला का नया आधार वर्ष क्या निर्धारित किया गया है? तो दोस्तों, मुद्रास्फीति को मापने के लिए, जो मेजरमेंट करने के लिए थोक मूल्य सूचकांक श्रृंखला का जो नया आधार वर्ष रखा गया है वह रखा गया है 2022-23 रखा गया है नया आधार वर्ष। दोस्तों, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स में थोड़ा देख लेते हैं। इसमें दोस्तों ये रिटेल लेवल जो मुद्रास्फीति होती है उसको मापता है, और ये होलसेल में थोक में मुद्रास्फीति जो होती है उसको ये मापता है। और इसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में सर्विसेज को यानी सेवाओं को शामिल किया गया है। इसमें सेवाओं को शामिल नहीं, सिर्फ वस्तुओं को शामिल किया गया है। इम्पोर्ट्स भी इसमें शामिल होते हैं, इसमें भी शामिल होते हैं। और इसको NSO द्वारा, नेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको जारी किया जाता है। और दोस्तों, इसको OE ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर द्वारा इसको जारी किया जाता है। देखते हैं डिटेल में। भारत सरकार के द्वारा मुद्रास्फीति मापन ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए जो WPI की जो नई श्रृंखला जारी की गई, उसका बेस ईयर 2022-23 तय किया। यही एग्जाम में पूछेगा, बेस ईयर 22-23 किया गया है। पहले था 2011-12। और इसके बाद देखते हैं दोस्तों, WPI CPI में जो है थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI में केवल वस्तुओं के मूल्यों को शामिल किया जाता है। जो कोई वस्तु का मान लीजिए प्राइस है 100 रुपया, और उसका वस्तु का प्राइस चेंज होकर 110 रुपये हो जाता है, तो
ये देखा जाता है कि जो प्राइस में चेंजिंग हुआ है, ठीक है, तो महंगाई कितनी बढ़ी है, इसको मापता है। ये थोक वस्तु का कोई थोक मूल्य है उसको ये मापा जाता है। इसमें खास बात होती है कि इसमें सिर्फ वस्तुओं को शामिल किया जाता है, सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता। जो सेवा हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जैसे मान लीजिए कि टूरिज्म हो गया या फिर कोई भी चीज़ का सर्विस प्रोवाइडर किया जाता है, उसको शामिल नहीं किया जाता है। और ये आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा, जब WPI है आर्थिक सलाहकार कार्यालय, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर द्वारा ये मासिक आधार पर जारी किया जाता है। एक मास में कितना थोक मूल्य सूचकांक में मुद्रास्फीति बढ़ी है या घटी है, इसका मापन किया जाता है। और CPI NSO के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रतिवर्ष 17 जून को मनाए जाने वाले विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस के लिए इस वर्ष की आधिकारिक थीम क्या निर्धारित की गई है। तो इस वर्ष की जो इसका थीम है, 17 जून को जो विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है, इस वर्ष की थीम है रेगलैंड्स रिकॉग्नाइज, रेस्पेक्ट एंड रिस्टोर। इसकी थीम रखी गई है जस्टिफिकेशन ऑफ ड्रॉट डे, 17 जून को मनाया जाता है। और रेगलैंड्स में दोस्तों मुख्य रूप से जो चरागाह हैं और खुले भूभाग को शामिल किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से दोस्तों ये जो रेगलैंड्स है ये पृथ्वी की भूमि की सतह के आधे से अधिक हिस्से को कवर करते हैं। और ये वैश्विक खाद्य सुरक्षा, जो फूड सिक्योरिटी है, और जल चक्र जलवायु लचीलेपन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये बड़े मात्रा में कार्बन सिंक का काम भी करते हैं। जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, जो इसकी गैसें हैं, उसको ये सिंक करने का काम करते हैं। और इसमें मुख्य रूप से घास के मैदान, जो वर्ल्ड में घास के मैदान है, जैसे सवाना है, झड़ीदार भूभाग हैं, स्टॉपलैंड्स है, आर्द्र भूमि और रेगिस्तान है, इनको शामिल किया जाता है। मुख्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों मरुस्थलीकरण के निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय UNCCD की स्थापना 1994 में की गई थी। और यह पर्यावरण और विकास के अस्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाली एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया है जिससे भूमि का प्रबंधन किया जाए और मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए कदम उठाया जाए। ये रियो सम्मेलन का हिस्सा है, जो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। उसी में चिंता उभर के आई थी किस तरह से मरुस्थलीकरण को कम किया जाए। तो ये रियो सम्मेलन का एक हिस्सा है। और मुख्य रूप से सतत विकास लक्ष्य, जो लक्ष्य 15.3 है, वर्ष 2030 तक भूमि क्षरण तटस्थता को प्राप्त करने का आह्वान करता है, उसका एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में 6 राज्यों के बीच ऐतिहासिक सहमति प्राप्त करने वाली किसाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना मुख्य रूप से किस नदी पर प्रस्तावित है, जो यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो दोस्तों ये किसाऊ परियोजना टोंस नदी पे है। टोंस नदी पे ये बनाई जाने वाली परियोजना है। और इसमें 6 जो राज्य शामिल है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। इसमें मुख्य रूप से दोस्तों जो टोंस नदी, इस पर एक बांध बनाया जाएगा और बिजली उत्पादन किया जाएगा। साथ ही साथ दिल्ली और राजस्थान को पीने का पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। अगला है दोस्तों, हाल ही में महाराष्ट्र कैबिनेट द्वारा लगभग 300 करोड़ की अनुमानित लागत से कैंसर निदान और उपचार बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट की स्थापना को कहाँ मंजूरी दी गई है। तो ये नागपुर में दोस्तों, नागपुर में इसकी मंजूरी दी गई है, हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट। इसमें जो मुख्य रूप से ये परियोजना 300 करोड़ की इसमें अनुमानित निवेश होगा। और मुख्य रूप से दोस्तों ये परमाणु चिकित्सा में और PET-CT में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। PET पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। मुख्य रूप से दोस्तों इसमें रेडियो आइसोटोप का उत्पादन किया जाएगा। स्थानीय स्तर पर रेडियो आइसोटोप का उत्पादन किया जाएगा, जिससे कैंसर जो सेल डिटेक्ट करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला है, हाल ही में भारत और जापान ने पेरिस समझौते के किस अनुच्छेद के तहत ज्वाइंट क्रेडिट मैकेनिज्म के क्रियान्वयन के नियमों को अपनाकर अपने द्विपक्षीय जलवायु सहयोग को मजबूत किया है। तो दोस्तों ये जो आर्टिकल 6.2 है ज्वाइंट क्रेडिट मैकेनिज्म, इसके क्रियान्वयन के नियमों को अपनाया गया है भारत और जापान के द्वारा। दोनों ने एक साझा कार्यक्रम के तहत जलवायु शमन के लिए ये कदम उठाया जाएगा। तो ये आर्टिकल अनुच्छेद 6.2 होगा दोस्तों। इसमें मुख्य रूप से आर्टिकल जो पेरिस समझौता हुआ था 2015 में, तो इसमें जो देशों को कहा गया था कि देश आपस में सहयोग करके जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपसी सहयोग कर सकते हैं। तो इसी स्तर पे ये जो आर्टिकल 6.2 है इसको अपनाया गया है ज्वाइंट स्तर पे।
और ये जापान और भारत द्वारा इसको शुरू किया गया। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग रजिस्ट्री द्वारा भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य के पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र सारिंदा को आधिकारिक जीआई टैग दिया गया है? तो सारिंदा जो है वाद्य यंत्र है, संगीत वाद्य यंत्र, और ये त्रिपुरा का है। वैसे जीआई टैग हाल फिलहाल में इसको प्राप्त हुआ है, जीआई टैग दिया गया है। त्रिपुरा का भूगोल दोस्तों देख लेते हैं। ये त्रिपुरा का इंडिया के जो मैप है उसमें इसका लोकेशन, ये पूर्वोत्तर का एक छोटा सा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बांग्लादेश सीमाएँ इसको तीनों ओर से घिरे हुए हैं, और एक ओर से इसका ये हो गया मिजोरम और इधर असम। इसकी जो प्रमुख नदियां हैं दोस्तों, यह गोमती रिवर यहाँ से निकल रही है, असम में चली जाती है। इसके बाद फेनी रिवर दोस्तों, ये असम बांग्लादेश की सीमा पर बहती है फेनी रिवर। खोई रिवर, सब जूरी रिवर, सब प्रमुख नदियां हैं। देखते हैं डिटेल में। ये त्रिपुरा भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है और तीनों ओर से ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसकी जो पूर्वी सीमा असम मिजोरम से मिलती है। भू आकृति दोस्तों पर्वत श्रृंखलाएँ देख लेते हैं। जम्पुई हिल्स, सखान हिल्स, लंगथराई हिल्स और थमोरा हिल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। अपुआ तंत्र में मनु नदी, ये त्रिपुरा की सबसे लंबी नदी है मनु नदी। गोमती नदी ये दोस्तों पवित्र नदी मानी जाती है और राइमा और शर्मा नदियों के संगम से बनती है। इसकी प्रसिद्ध डम्बूर बांध जो डैम है और जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। अन्य जो नदियाँ हैं, फेनी रिवर जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ पूछा जा सकता है, ये भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाती है, वहीं बहती है ये। राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान सिपाही जिला वन्यजीव अभयारण्य के भीतर स्थित है। इसके बाद राजाबारी बाइसन राष्ट्रीय उद्यान, ये बाइसन के लिए फेमस है। वन्यजीव अभयारण्य में सिपाही जिला वन्यजीव अभयारण्य, कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य और रोवा वन्यजीव अभयारण्य और गुमती वन्यजीव अभयारण्य। नदियों पे ये नदी पर रखा गया है गुमती वन्यजीव अभयारण्य। खनिज संसाधन में देखें तो प्राकृतिक गैस खनिज संसाधन में त्रिपुरा खनिज तेल के मामले में समृद्ध नहीं है, लेकिन यहाँ प्राकृतिक गैस जो नेचुरल गैस है वो इसके विशाल भंडार यहाँ पे मौजूद हैं। गैर धातु खनिजों में कांच की रेत, उच्च गुणवत्ता वाली चिकनी मिट्टी यानी प्लास्टिक के लिए फायर क्ले, ये पाए जाते हैं यहाँ पे। त्रिपुरा की संस्कृति में देख लेते हैं तो मुख्य रूप से यहाँ पे जमातिया, चकमा और मोग जनजातियाँ हैं प्राप्त होती हैं। प्रमुख लोक नृत्य होजागिरी नृत्य, गरिया और ममिता नृत्य और लेबांग बुमा नृत्य, ये प्रमुख वहाँ के नृत्य हैं। और प्रमुख त्यौहार में खर्ची पूजा जो इम्पोर्टेंट है, खर्ची पूजा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये त्रिपुरा मनाया जाता है। केर पूजा ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला है दोस्तों, हाल ही में भौगोलिक संकेतक जीआई रजिस्ट्री द्वारा असम के जिन 4 पारंपरिक सांस्कृतिक उत्पादों को प्रतिष्ठित जीआई टैग प्रदान किया गया है, उनमें निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद शामिल नहीं है? तो दोस्तों इसमें ये शामिल है और जो दीमा राइस वाइन जो है शामिल नहीं है। यानी अभी हाल फिलहाल में कार्बी एंगलोंग हथकरघा उत्पाद, कार्बी एंगलोंग ड्यूरी और बैम्बू प्रोडक्ट्स और बीहू, इनको शामिल किया गया है जीआई टैग के लिए। ये असम के प्रोडक्ट्स हैं। इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। असम बिहू पेपा, ये दोस्तों भैंस के सींग और बाँस से बनाया के वाद्य यंत्र है। इसके बाद असम बाँस शिल्प, ये बाँस से द्वारा बनाया गया शिल्प है जिसमें चटाई, डलिया आदि ये सब बनाया जाता है। इसके बाद देवरी हथकरघा उत्पाद, ये कार्बी एंगलोंग पहाड़ी जिलों में महिलाओं के द्वारा बनाया जाता है। यह टेक्सटाइल ये स्वदेशी होता है और ये इसके साथ साथ ये देवरी जनजाति हथकरघा से लाल, पीले, काले और सफ़ेद रंगों के धागे से अनूठे संयोजन द्वारा इसको बनाया जाता है। जीआई टैग दोस्तों मुख्य रूप से भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत इसे विनियमित किया जाता है और 2003 से ये प्रभावी हुआ है। सबसे पहले भारतीय जीआई टैग प्राप्त होने वाला जो प्रोडक्ट था वो दार्जिलिंग चाय था। 2004 में इसको दिया गया था दार्जिलिंग चाय को। असम का दोस्तों भूगोल, ये जो फिजिकल मैप है, बार बार करवाने का मेरा कोशिश ये रहता है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत याद हो जाए फिजिकल मैप वगैरह भी, जिससे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आसानी हो। तो देखिए दोस्तों, ये बराक रेंज है असम और मणिपुर के जो है सीमा क्षेत्र पर स्थित है। इसके बाद रिंगमा हिल्स, मिकिर हिल्स, ये असम में स्थित है। साउथ ब्रह्मपुत्र हिल्स, असम की जो प्रमुख नदियाँ है ब्रह्मपुत्र नदी है, असम इसे ब्रह्मपुर कहा जाता है। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं दोस्तों, यहाँ देखिए दिबांग नदी, ये दिबांग नदी है, दिबांग नदी, और ये लोहित नदी और ये दिबांग नदी,
जैसे अरुणाचल प्रदेश से निकलकर असम में प्रवेश करती हैं, दिबांग नदी और लोहित नदी इसमें आकर मिलती है। ये सुबनसिरी जो ऊपर से आकर मिलती है, याद रखिएगा, सुबनसिरी, और ये धनसिरी आकर यहाँ मिल रही है। इसके बाद ये कामेंग रिवर आके मिलती है, और ये मानस रिवर यहाँ से आके मिलती है। ये कोपली रिवर इधर से आके यहाँ मिल रही है, और ये बराक रिवर मेघना नदी में जाके मिल जाती है, बराक रिवर। प्रमुख नदियाँ हैं ये दोस्तों असम की। मौजली द्वीप आप लोग पता ही होगा, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है। प्रमुख पहाड़ियों में कार्बी एंगलोंग पठार, मिकिर पहाड़ियाँ, बराइल श्रेणी, हाफलोंग असम का एकमात्र हिल स्टेशन इसी श्रेणी में स्थित है, हाफलोंग। जतिंगा, इसके बाद रिंगमा पहाड़ियाँ, ये कार्बी एंगलोंग क्षेत्र के दक्षिण पूर्व में स्थित है। जो प्रमुख नेशनल पार्क्स हैं वो हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, एक सिंह गैंडे के लिए फेमस है, मानस राष्ट्रीय उद्यान, औरोंग राष्ट्रीय उद्यान, इसे मिनी काजीरंगा भी कहा जाता है, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये राष्ट्रीय उद्यान। इसके साथ साथ असम जो है चाय उत्पादन के लिए फेमस है। असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य भी है। खनिज तेल में असम में डिगबोई में भारत का पहला तेल कुआं खोदा गया था, तो यहाँ से तेल प्राप्त होता है। रेशम असम में मूंगा सेल के लिए फेमस है, मूंगा सेल के लिए से जीआई टैग प्राप्त हो चुका है असम को। इतिहास और संस्कृति में देखें तो असम में अहोम राजवंश का 600 वर्षों तक असम में जो राज्य रहा है। प्रमुख त्योहारों में बिहू असम का सबसे बड़ा त्यौहार है, साल में 3 बार मनाया जाता है, बोहाग बिहू, माघ बिहू और काटी बिहू। शास्त्रीय नृत्य में जो सत्रिया नृत्य है असम का आधिकारिक शास्त्रीय नृत्य है, याद रखिएगा, यूपीएससी में पूछा था शास्त्रीय नृत्य। इसके बाद अम्बुमाची मेला जो है कामाख्या मंदिर में प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों आज के कंटेंट इतना ही था। थैंक यू।